सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के समय में जो विदेशी आक्रमण हुए, देखेंगे उनको। मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण को देखेंगे। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। मौर्य काल के पतन के बाद क्या हुआ? मगध साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। यहाँ क्या था कि कोई योग्य शासक नहीं था रहा। तो कोई योग्य शासक जब नहीं रहेगा तो जो विदेशी आक्रमण होंगे हावी होंगे। तो इसमें हुआ क्या, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। इनमें से 4 आक्रमणकारी प्रसिद्ध हैं। इंडो ग्रीक, शक, पहलव वंश और कुषाण वंश। ISPK इंडो ग्रीक, शक शासक, पहलव, कुषाण वंश के शासकों ने आक्रमण किया। तो अब इनके बारे में हम देखेंगे। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी भी इन्हें कहते हैं। मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, यूनानी जो थे बैक्ट्रिया के पास से हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से आए हुए लोग थे। पश्चिम से भारत की ओर आए। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला एवं ग्रीक आक्रमणकारी यही थे। इन्होंने क्या किया, आक्रमणकारी डेमेटियस प्रथम था। बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में, वहाँ विद्रोह हो गया तो नए क्षेत्र की चाह में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो दूसरा जो था यूकेटाइटस, ये भी भारत पर आक्रमण कर दिया। तो 2 राजवंशों ने अब जब आक्रमण किया भारत पे, तो अब इन वंशों के शासन को हम देख लेंगे। डेमेटियस वंश और यूकेटाइटस वंश। यूकेटाइटस वंश होता है, अब देखो, जो डेमेटियस वंश था इसका संस्थापक था डेमेटियस प्रथम। इसकी राजधानी थी साकल, जिसे हम सयालकोट भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा यूकेटाइटस वंश था, इसका संस्थापक था यूकेटाइडस। राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अब उसके बाद देखेंगे जो डेमेटियस वंश की राजधानी थी साकल थी। इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक हुआ वो था मिनांडर, जिसे हम बौद्ध में ग्रंथ में मिलिंद पन्ह भी कहते हैं। मिलिंद, बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद कहा गया। इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु हार गया। आक्रमण तो किया मिलिंद ने, किस पर? शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर, लेकिन हार गया। उसके बाद अब देखो आगे क्या हुआ। बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद हुआ। जो बौद्ध ग्रंथ था इसमें मिलिंद पन्हों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद हो गया। वाद विवाद के उपरांत क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा मिलती है। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की कथा मिलती है। जो यूकेटाइडस वंश थी इसकी राजधानी थी तक्षशिला, यहाँ बताए थे तक्षशिला है। तो इस वंश का क्या हुआ, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ ये कौन था? एंटियालकिड्स जो शासक हुआ इस वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता, सबसे प्रतापी एंटियालकिड्स। इसने शुंग वंश के शासक भागभद्र के विदिशा स्थित, भागभद्र के दरबार, जो विदिशा में दरबार इसका था भागभद्र का, वहाँ अपना एक राजदूत भेजा। राजदूत का नाम था हेलिओडोरस। हेलिओडोरस को जो भेजा वहाँ पे, तो इसने क्या किया, विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। जिस राजदूत को भेजा तो वहाँ गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। इससे यह पता चलता है कि जो हेलिओडोरस था ये स्वयं भागवत धर्म को अपना लिया, स्वयं ही भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। तो आगे हम पढ़ लेंगे। भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच भी यही है, हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। तो साथियों, अब हम पढ़ रहे थे यूनानियों के बारे में। तो
इनके बारे में हम जान लेंगे। इंडो ग्रीक शासक, कुषाण वंश के शासक, शक शासक, पहलव वंश के शासक, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या था, ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। जैसे नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी। उसके बाद क्या हुआ, सिक्के बनाने की कला यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के, लिखित सिक्के जारी किए यूनानियों ने ही जारी किए थे। एक ओर राजा का चित्र होता था, दूसरी ओर किसी देवता का या अन्य कोई चित्र होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूनानियों ने भारतीय धर्म अपनाया, मतलब भारत के धर्म को उनको अच्छा लगा तो यूनानियों ने भारतीय धर्म अपनाया, काफ़ी राजाओं ने। फिर क्या हुआ, हेलिओडोरस नामक जो राजदूत भेजा गया था, इसने भागवत धर्म अपनाया। और उसके बाद जो मिनांडर था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तपस्या व योग की क्रियाओं यूनानियों ने भारतीयों से सीखी। जो तपस्या एवं योग सीखा वो यूनानियों ने भारतीयों से सीखा। उसके बाद अब अगला शक आक्रमण को देख लेंगे। यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। यूनानियों के बाद जो भारत में आक्रमण किया, शक वंश के शासकों ने आक्रमण किया। और शक राजाओं को क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहा जाता था। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। यहाँ आकर 5 जगहों पर बसे। शक जो राजा थे वो आकर के 5 जगहों पर बसे, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक में बसे। तो अब यहाँ देखेंगे तक्षशिला के क्या थे, इस शाखा के एजेलिसेज के सिक्कों पर, जो ये एलेलिसेज के सिक्के बनवाए थे, इसमें भारती देवी लक्ष्मी माँ का चित्र था, लक्ष्मी देवी के चित्र अंकित होता था। उसके बाद मथुरा के शक शासकों ने 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे। 57 ईसा पूर्व एक उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे। उन्होंने क्या किया, शक शासक को पराजित किया, मथुरा के शक शासक को पराजित किया। उज्जैन के जो शासक थे उन्होंने मथुरा के शक शासक को पराजित किया। और उसके बाद क्या हुआ, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसी के उपलक्ष्य में जो 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत हो गई। अब उसके बाद और आगे देखेंगे, नासिक के जो शक शासक थे का, इस शाखा का जो प्रसिद्ध शासक था नहपान था। कौन था, नहपान। तो अब देखो नहपान ने क्या किया कि नहपान ने सातवाहनों पर आक्रमण किया। तो सातवाहन वंश कहाँ था, पहले महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में था, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश कन्वर्ट हुआ। तो नहपान ने सातवाहन से महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा छीन लिया, उनसे कुछ भूभाग छीन लिया। उसके बाद सातवाहन शासक जो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसने क्या किया, इसे पराजित किया। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया, किसको, नहपान को। जिसका प्रमाण हमें जोगलथंबी से मिलता है। नासिक के जोगलथंबी से इसका प्रमाण मिलता है। जो सिक्के मिले वहाँ से जोगलथंबी से, उसमें प्रमाण मिलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया। उसके बाद उज्जैन के शासक के बारे में देखेंगे। उज्जैन में सबसे प्रतापी अगर शक शासक पूछा जाए तो रुद्रदामन था। रुद्रदामन था। इसकी उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है, गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। उसके बाद यह प्रथम अभिलेख था, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। यह प्रथम अभिलेख था और संस्कृत भाषा में लिखा था। उसके बाद जो गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण, गुजरात के सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेकिन इसका पुनः जो निर्माण है, किसने करवाया था पुनः निर्माण, रुद्रदामन ने करवाया। किसने करवाया, रुद्रदामन ने। अब फिर अगर इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो रूप सिंह तृतीय था। रूप सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता ज़रूर है। तो साथियों, मौर्य वंश के समय में जो भी विदेशी आक्रमण हुए, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण वंश, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे साथियों। तो देखेंगे कि पहलव वंश जो था, पहलव मध्य एशिया में ईरान से आए थे। मध्य एशिया में ईरान से आए हुए थे। भारत में इस वंश का
प्रथम शासक मिथ्रीडेटस था। जबकि जो महत्वपूर्ण शासक अगर देखा जाए, महत्वपूर्ण शासक पहला वंश का गोंडो फर्नेज हुआ। तो गोंडो फर्नेज ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। तक्षशिला को बनाया। फिर उसके बाद देखेंगे इसके शासन काल में जानकारी जो मिलती है तख्त-ए-बही अभिलेख से मिलती है, जो कि पेशावर का अभिलेख था। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया। यह पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। यह आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। अब थोड़ा सा कुषाण वंश के बारे में जान लेंगे। तो कुषाण वंश का शासक कौन था? कुषाण मध्य एशिया के पश्चिम चीन से यूची जाति के लोग थे। यूची जनजाति के लोग थे। मध्य एशिया के चीन यूची जाति के थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में क्या हुआ, पश्चिमी चीन से खदेड़े जाने के बाद यूची जाति के लोग इधर भारत में प्रवेश किए। बाद में क्या हुआ, एक शाखा अफगानिस्तान चली गई बैक्टीरिया, तथा दूसरी शाखा तिब्बत की ओर चली गई। दूसरी शाखा कहाँ चली गई? तिब्बत। तो भारत पर इन लोगों ने आक्रमण किया। भारत में कौन सी शाखा ने आक्रमण किया? जो दूसरी शाखा थी जो तिब्बत चली गई, उसी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो कुजुल कैडफिसेस है, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद जो अगला शासक बना बिम कैडफिसेस बना, इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने भारत के गंधार पंजाब और उसके बाद मथुरा के क्षेत्रों पर अपना आक्रमण करके उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो अपने अधिकार क्षेत्र में गंधार पंजाब मथुरा क्षेत्रों को अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यह शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला था। उसके बाद इसने जो तांबे की मुद्रा जारी की, तो एक तरफ शिव नंदी का चित्र अंकित होता था और दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित थे, और तथा त्रिशूल भी बना होता था। शिव नंदी तथा त्रिशूल का चित्र अंकित था, दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित था। उसके बाद देखेंगे कनिष्क, जो कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक है। कनिष्क 78 ईसा पूर्व शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क के शासनकाल से हुई। तो इस प्रसिद्ध शासक थे। जब इनका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ, तो यहीं से हम शक संवत की शुरुआत मानते हैं। शक संवत की शुरुआत माना जाता है कनिष्क के राज्याभिषेक से। राजधानी जो बनाया पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया राजा कनिष्क ने। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत हुई। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के ही शासनकाल में हुई। अब उसके बाद देखेंगे क्या क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बट गई, हीनयान और महायान। जो दूसरी वाली महायान शाखा का अनुयायी कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गंधार कला का भी जन्म हुआ। मथुरा कला एवं गंधार कला का जन्म कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ। और जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की जो दूसरी शाखा है महायान शाखा का अनुयायी था। उसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए गए हैं वो कनिष्क के ही शासनकाल में जारी किए गए। और कनिष्क के दरबार के प्रमुख जो कवि लेखक थे उनके बारे में जानेंगे। जैसे अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, वसुमित्र थे और चरक थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता। इनकी रचनाएं देख लेंगे। अश्वघोष ने लिखा बुद्धचरित, वसुमित्र ने लिखा महाविभास शास्त्र लिखा, नागार्जुन ने लिखा शून्यवाद दर्शन। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चरक ने लिखा चरक संहिता, आयुर्वेदाचार्य थे तो चरक ने चरक संहिता लिखा। तो ये थे इंडो ग्रीक शासक, शक शासक, पहलव वंश, कुषाण वंश के शासकों के बारे में जाना। लगातार संघर्ष करते रहना। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते।